नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जब आप तो चाहिए। आज हम बात करेंगे नामीबिया से आए 8 चीतों की। इन चीतों के आने की खुशखबरी के साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों चीते अपने ही घर में विलुप्त हो गए। प्रकृति ने दोनों हाथ से भारत को पर्यावरण की सौगात दी है। संपूर्ण विश्व की 2% भूमि हमारे पास है। विश्व के 5% जीव जंतु हमारे देश में निवास करते हैं। वनस्पति की 50,000 से ज्यादा प्रजातियां हमारे यहाँ पाई जाती है। प्रकृति का वरदान प्राप्त भारत भूमि पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो यहाँ से जीव जंतु विलुप्त होने लगे। वर्ल्ड ऑफ मैमल्स जो एक बुक है, उसके हिसाब से, उनके आंकड़े के मुताबिक भारत में स्तनपायी वन्य जीवों की 81 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे हैं। प्रकृति के कारणों से वन्य जीवियों का समाप्त होना या विलुप्त होना एक धीमी प्रक्रिया है। डायनासोर की भी अगर बात करें तो डायनासोर को विलुप्त होने में करोड़ों वर्ष लगे थे, लेकिन आज के आधुनिक युग में बारूद और बंदूक के आविष्कार के बाद वन्य जीवों को असहनीय क्षति पहुंचाई जा रही है। कभी कृषि के विकास के नाम पर तो कभी औद्योगिकरण के नाम पर इनकी बलि चढ़ा दी जाती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब हम शिकार और मनोरंजन के लिए भी इन्हें मारने लगते हैं। चीता के भारत से विलुप्त होने के पीछे सबसे प्रमुख वजह जो है शिकार ही रही है। अकबर के जमाने से ही चीतों को कैद करके रखा जाने लगा था। आंकड़े की बात करें तो अकबर ने करीब 10,000 से ज्यादा चीतों को कैद करके रखा था, जिसकी वजह से उनकी प्रजनन क्षमता में कमी आई और धीरे धीरे उनकी प्रजाति जो है वो विलुप्त हो गई। 1947 में आखिरी 3 चीतों को छत्तीसगढ़ के कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने शिकार कर लिया था। उसके बाद से भारत में कभी भी चीतों के दर्शन नहीं हुए। आज हम चर्चा करेंगे कि इन जीव जंतुओं के विलुप्त होने के लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे इन जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाए और जीवों के विलुप्त होने का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ में रहेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए हम एक जानने की कोशिश करते हैं और एक आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से जो प्रजाति है वो विलुप्त हो रही है। जो 81 प्रजातियों के नाम मैंने बताए, उनके नाम मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, हालांकि अभी कुछ। और हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर महाराज पंडित जी हैं, DU के हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं। वन्य जीव और पर्यावरण पे इनकी स्टडी है और ये अच्छा काम ये कर रहे हैं इस क्षेत्र में। इनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ HV गिरीश जी हैं, जो कि WCCB के एडिशनल डायरेक्टर हैं। और इन दोनों मेहमानों का सबसे पहले स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं प्रोफेसर साहब आपसे करना चाहूँगा कि यह जो मामला अभी बहुत हम लोग खुश हो रहे हैं कि भाई 8 जो चीते हैं वो बाहर से नामीबिया से हम लेकर के आए हैं, उनके लिए स्वागत हम कर रहे हैं। लेकिन जो ये प्रजाति विलुप्त हुई है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम और आप सब जिम्मेदार हैं। और आगे से फिर इस तरीके की घटनाएं ना हो, फिर से यहाँ से जो प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं वो विलुप्त ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और ये जो चीते आए हैं, क्या आपको लगता है ये इनफ है? 8 चीते से जो है क्या आगे 5 मेल और 3 फीमेल है, जहाँ तक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, क्या इससे उस लेवल तक हम जा सकते हैं कि इनका संरक्षण हो जाए, इनकी आबादी बढ़ जाए यहाँ पे? देखिए, एक तो मुझे आपका वीडियो, हेलो जी, आपको ऑडियो नहीं आ रही है क्या? नहीं, ऑडियो आ रही है, ये नहीं आ रही है, और ऑडियो से मुझे अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही। अच्छा, एक बार इनका ऑडियो ठीक कीजिए, इको नहीं होना चाहिए। और PCR जरा ठीक कीजिए इनको जी। और वीडियो आपका दिख नहीं रहा मुझे पता नहीं कौन बोल रहे हैं क्या। जी, आप पूछे, आवाज आ रही है, उसी से अब आज करेंगे। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा आपको। जी 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 जी। देखिए, वो एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि ये प्रजाति जो विलुप्त होती हैं उसका तो बहुत लिटरेचर है, कौन जिम्मेवार है कौन नहीं जिम्मेवार है। लेकिन ये मेरे ख्याल में अब इस पर चर्चा क्या होनी चाहिए। जो अभी रिसेंट जो एक्सटिंक्शंस हुए हैं या विलुप्ति हुई हैं, उसमें तो आदमी का बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल। लेकिन एक और जो एक जेनेटिक रीजंस हैं जी, वो जब किसी भी पॉपुलेशन की संख्या कम हो जाती है तो उसमें एक जेनेटिक डिटेरियोरेशन आना शुरू हो जाता है, उसके कारण भी विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसमें फिर आदमी हो या ना, बिल्कुल। तो इसलिए जो है, जो महत्वपूर्ण सवाल आपने भी उठाया है कि जो 8 चीते हैं क्या वो पर्याप्त हैं? मेरे ख्याल में अगर पॉपुलेशन बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो पर्याप्त तो नहीं है, क्योंकि एक सर्टेन नंबर होना चाहिए जिसको मिनिमम वायबल पॉपुलेशन साइज बोलते हैं, उसका
अब ये चीते जो हैं, मेल फीमेल जो चीते हैं जो ये हैं, क्या एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या एक अगर इन पर कोई प्रेडेशन नहीं हो या उन पर कोई उनका हैबिटेट ठीक ठाक रहे तो हो सकता है एक मिनिमल वाइबल पॉपुलेशन जो बना पाए। लेकिन हमको तो जैसे कहते हैं कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, इनका संरक्षण और ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे बिल्कुल ठीक ठाक रहें और आगे अपना जो इनका पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो, तब जाकर के ये कहीं मिनिमम वायबल पॉपुलेशन साइज पर पहुंचेंगे और तब कहीं जाकर के फिर ये दोबारा विलुप्ति नहीं होगी। जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक आप कितने भी चीजें लाएं, 8 लाएं, 6 लाएं, 4 लाएं, 10 लाएं, 20 लाएं, जब तक उनका संरक्षण आप अच्छी तरह से नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब संरक्षण की चुनौती है और इनका पॉपुलेशन अगर बढ़ाना है तो संरक्षण आपको करना ही होगा, आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, हमारे साथ गिरीश जी भी हैं, उनसे भी मैं ये सवाल पूछूंगा कि ये जो 8 चीते और इनके संरक्षण की बात हो रही है, इनके लिए 181 चीतल यानी हिरन को भी जो है इनके जहाँ पे ये इनको रखा गया है वहाँ पर छोड़े जाएंगे, वो इनका शिकार करके रहेंगे। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या चीतल की संख्या, ये तो एक नेचुरल हैबिटेट है, यहाँ पे सब एक दूसरे का शिकार, जो वन्य जीव होते हैं, जो जंगली जीव होते हैं, शिकार करके ही जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे का शिकार करना नेचुरल है यहाँ पे। लेकिन क्या चीतल को बाहर से ला करके अगर इनके शिकार के लिए यहाँ पे डालें तो क्या इसको आप इम्बैलेंस नहीं कर सकते कि बाहर जहाँ पर नेचुरल नहीं है तो आप बाहर से ला करके अगर दे रहे हैं तो क्या आप इसको मानते हैं कि ये नेचुरल नहीं है, तो क्या सिस्टम चल पाएगा? जो चेन है इसका वो यही जरूरी है या वहां पर इनको रखा जाना चाहिए था जहां पर पहले से इस तरीके की चीजें हो, इस तरीके के शिकार करने की चीजें हो? प्रोफेसर साहब देखिए अभी तो फॉर्चुनेटली ऐसा कई सारे एग्जाम्पल्स हैं पूरे दुनिया में जहां पर एडेड कंजर्वेशन, ये एक एडेड कंजर्वेशन है, ये एक इन ए सेंस एक आर्टिफिशियल कंजर्वेशन का नमूना है। तो इसमें हमको परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी कभी कोई कदम जो थोड़ा सा नॉर्मल से हट के होता है तो उसमें कुछ एबनॉर्मल चीजें करनी पड़ती हैं। वैसे तो होना ये चाहिए कि भाई सब हैबिटेट तैयार हो और वहां इंट्रोड्यूस करें, ये वो करें, लेकिन अभी वो हमें पता नहीं है क्योंकि ये जो प्रजाति है या ये जो सब स्पीशीज है या जो भी इसकी पॉपुलेशन है ये बाहर की है, अफ्रीका की है, ठीक है। अब इन पर क्योंकि ये नए माहौल में आएंगे तो यहाँ इनके क्या प्रेडेटर्स होंगे या यहाँ इन पर क्या कोई बीमारी होगी नहीं होगी, तो इनको कुछ समय के लिए तो हमको एक संरक्षण में, जैसा मैंने कहा, या कोई ऐसे माहौल में रखना पड़ेगा जहां पर इनको कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी ना हो ना। दूसरी बात जो आपने चीतल की कही, चीतल की पॉपुलेशन इंडिया में फॉर्चुनेटली ठीक ठाक है, बिल्कुल, और अच्छी है। तो अगर इनके रखरखाव के लिए थोड़ा सा कुछ उसकी हमको वो प्रोविजन करना पड़ेगा या प्रोविजन किया होगा गवर्नमेंट ने, तो मुझे लगता है उसका स्वागत करना चाहिए जब तक ये एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन नहीं बने और उसके बाद उनको कहीं इंट्रोड्यूस करें, वो बात की बात है। वो फेज 2 में हो सकता है कि फेज 2 में हम इनको जब एक अपने पूरे एक सस्टेनेबल लेवल पर आ जाएंगे, उसके बाद हम इनको एक नेचुरल हैबिटेट में, तब तक हमको ये भी पता चल जाएगा कि भाई ये इस हैबिटेट में वाकई सरवाइव कर पाएंगे, लंबे समय तक नहीं सरवाइव करेंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ा ही तो देखना है ना। बिल्कुल ये बड़ा एक एक्सपेरिमेंट भी तो है साथ साथ में। बिल्कुल। वैसे मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था, पूरे रिसर्च के बाद जो है ये सारी चीज़ें की गई हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि कोई आनी चाहिए, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेकर के ही सरकार चल रही है और चलना भी चाहिए। हमारे साथ HV गिरीश जी है। गिरीश जी, जो विलुप्त हो रही है प्रजातियाँ, जो चीता हो या करीब 81 प्रजातियों के नाम हैं जो विलुप्त हो रही है, जो मैमल्स हैं वो विलुप्त होते जा रही हैं, लेकिन इनमें से जो एक मुख्य वजह, खासतौर पे अगर हम चीते की बात करें तो जो आंकड़े हमारे पास जो आए हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास पहुंची है, उसके मुताबिक 1947 में आज़ादी के टाइम में आखिरी 3 चीतों का शिकार किया गया था। उसके बाद से भारत में कोई दूसरा चीता देखने को नहीं मिला था। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने से पहले जो है वहाँ राजाओं ने, महाराजाओं ने, खासतौर पे अकबर को जिम्मेदार माना जा रहा है कि अकबर ने
10,000 से ज़्यादा चीतों को कैद करके रखा था अपने लिए शिकार करने के लिए। यानी अगर हिरन खाना है अकबर को, तो चीते के ज़रिए हिरन का शिकार करवाते थे और उसको फिर से कैद करके रख लेते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, तो उनका जो नेचुरल जो प्रजनन क्षमता थी वो कम होती गई और धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई और आखिर में वो विलुप्त हो गए यहाँ से। दो चीज़ें हैं, चूँकि आप जिस डोमेन में काम करते हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं आप जहाँ पे, वहाँ पर वन्य जीवों के प्रति या उसके खिलाफ जो क्राइम होता है उसको रोकने के लिए आप काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी, मैं चीते की बात नहीं करूंगा क्योंकि चीते तो हैं ही नहीं, जो दूसरी प्रजातियां हैं, जो एलिफेंट्स हैं, जो डायनासोर्स हैं, जो गेंडे हैं, या जो दूसरी प्रजातियां हैं जो कि विलुप्ति के कगार पे हैं, उनका आज भी क्या शिकार होता है? गिरीश जी, क्या आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रहा है? जी जी आ रही है जी। हाँ, मुझे आ रही है जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। जी मैं सुन रहा हूँ गिरीश जी, आप बोलिए जी। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इतना अहम मुद्दे पर मुझे बोलने के लिए आपने बुलाया, धन्यवाद। मैं दो चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो देखिए कि सबको पता है, अभी पूरा वर्ल्ड जान रहा है कि चीता जो है हिंदुस्तान से विलुप्त हो गया था। बट अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखेंगे, जो पूरा विश्व में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से केवल भारत में है, और इसका जो शेड्यूल 1 यानी जिसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है किसी भी जानवर को, किसी भी जंगली जानवर को, उसमें चीता आता है। तो यानी विलुप्त होने के बावजूद भी 1972 में जब हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, तो तब भी हम इस प्रजाति को हाईएस्ट प्रोटेक्शन देके रखा। और रही बात चीता की, चीता ये अफ्रीकन चीता है जो साइटिस की अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है, यानी इसका ट्रेड नहीं हो सकता इंटरनेशनली, इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन इंटरनेशनली भी दिया हुआ है। और चीता ऑफ कोर्स एशियन चीता अभी थोड़ा ही पॉपुलेशन ईरान में बचा हुआ है, और अभी हम लाए हैं तो वो अफ्रीकन चीता है। जहाँ तक सर्वाइवल की बात है कि अभी चीता आज ही आए हैं, उनको छोटा एंक्लोजर में रखा गया है, उनका क्वारंटीन की सारे इंतजाम किया गया है। जब उसको सीसीटीवी के थ्रू मॉनिटरिंग कंसिस्टेंटली किया जाएगा, वेटरनरी केयर प्रॉपर रखा गया है, तो इसका जो हैबिटेट की जो रिक्वायरमेंट है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और रही बात जो आपने प्रश्न पूछा, बाकी जो वन्य जीव है जो इस टाइप की रिस्क कैटेगरी में आए हुए हैं, जो IUCN की इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में आए हुए हैं, उसमें हमारा राइनोसर भी आता है, उसमें हमारा एशियाटिक लायन भी आता है, और हमारा हाथी भी आता है, टाइगर भी आता है, लेपर्ड भी आता है। तो आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से भारत सरकार ने एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बना करके जिस तरीके से जो ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट हुआ करते थे, अगर आपको याद दिला दूं, खागा में इतना बड़ा सीजर हो गया था, गाजियाबाद में इतना बड़ा सीजर हो गया था। तो प्रोटेक्शन के नाम से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। और राइनो की अगर जैसे आपने जिक्र किया, तो राइनो के पॉपुलेशन लगातार हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। तो 1 आर्म्ड राइनोसरस जिसके लिए केवल असम में एक हैबिटेट बचा हुआ है, वैसे एशियाटिक लायन जो केवल हमारा गिर में बचा हुआ है। तो सरकार की जो ये रणनीति रही है, इन स्पीसीज को हमेशा बचा के हम लोग आगे तक लेके जाएं। जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, अभी प्रोफेसर साहब से चर्चा हो रही थी, तो ऑफकोर्स ये जितना भी एनिमल्स आए हैं, 5 फीमेल है और 3 मेल है, ये सफिशिएंट है ये कहा नहीं जा सकता। मगर जो हमारा चीता प्रोजेक्ट है, इसमें केवल नामीबिया से ही नहीं, साउथ अफ्रीका से भी अभी एनिमल्स आना बाकी है। तो इट विल बी वाइडर पॉपुलेशन, जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है उसका इंश्योर किया जाएगा, और जैसे जैसे ये ब्रीड होकर के बेहतरीन तरीके से इनका पॉपुलेशन बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे इनका हैबिटेट भी अच्छा होता जाएगा। जी, 2 सवाल, मैं एक सवाल जो है मैं दोनों अपने मेहमानों से पूछना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब के पास पहले मैं जाना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब, आम आदमी को क्या, जैसे हम जब रहते हैं, हम जो शिकारी चाहे जो शिकार करते हैं जंगल में जाकर के, जो आज भी कुछ लोग हैं जो शिकार करते हैं और शिकार करना अपना शौक ही नहीं अपनी शान भी समझते हैं, और रोक के बावजूद, कानून बनने के जानते हैं कि ये जो है गैर कानूनी है, फिर भी करते हैं, छुप छुपा के करते हैं। आम आदमी की उतनी ज़्यादा जो है, मतलब कहें लोगों की जागरूकता उतनी नहीं है कि कौन सी जीव के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और सरकार की तरफ से या वन्य जीव जो विभाग है उनकी तरफ से भी चीज़ें पब्लिक डोमेन में उतना ज़्यादा नहीं है कि जो
प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है, उनके संरक्षण के लिए आम आदमी को क्या करना चाहिए? आम आदमी को लगता है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर वो विलुप्त हो रही है तो कहीं ना कहीं हम और आप सब जिम्मेदार हैं, और अगर उसका कोई प्रभाव मानव जीवन में पड़ेगा तो उस पर हम पे भी पड़ेगा, आप पे भी पड़ेगा। तो लोगों को क्या करना चाहिए इनके विलुप्ति को बचाने के लिए, या जो संरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे मैं ग्राफिक्स के जरिए मैंने कहा था कि जी, इसके दो पहलू हैं जी। एक तो आप जो सवाल पूछा, उनकी आवाज वापस आ रही है, इट इज वेरी अनोइंग। एक तो ये है कि आपने सवाल पूछा कि इसकी, देखिए इसका एक तो एथिकल व्यू है, ठीक है, एथिकल व्यू, और दूसरा जैसे आपने कहा अकबर बादशाह ने जो अपने लिए करे थे, तो एक जो मानसिकता, ये भारत देश ऐसे नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये ऐसे नहीं था। अगर आप ह्यूमसांग की राइटिंग्स पढ़ेंगे जी, या दादू की पोइट्री पढ़ेंगे, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान में तब सारे के सारे वन्यजीवी वो साथ में जहां पर भी रहते थे, तो जंगलों में तो रहते थे, लेकिन जहां पर भी उनका इंटरफेस था ह्यूमंस के साथ, वो एक बहुत ही जबरदस्त एक कोऑपरेशन इन ए सेंस उसका था, ठीक है, वो अच्छी तरह से रहते थे, ठीक है। तो ये मारने पीटने की, ये जो मारने की और गोली मारने की और जलाने की ये प्रवृत्ति हमारे बाद में आई, तो 1000 साल की गुलामी ने ये बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ ये, और मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ ना, मैं कोई इसमें कोई पॉलिटिक्स या कुछ नहीं, ठीक है। तो तब तक जो था, तब तक हर एक चीज पर एक कल्चरल, एक सोशल प्रतिबंध था। आप ऐसे नहीं मार सकते थे किसी को उठा करके, ठीक है। बिल्कुल कुत्तों को जो है अलग से खाना मिलता था। इसी तरह से खेत लोग छोड़ते थे, उतना हिस्सा खेत का छोड़ते थे ताकि अपना गजराज जी आए खाएं। और वैसे मैं एक करेक्शन कर लूं कि अभी हाथी जो है हमारी देश में अच्छी पॉपुलेशन है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो कोई वो विलुप्ति के कगार पर नहीं है हाथी तो। लेकिन एक तो इसका ये पहलू है कि जो मैंने आपको कहा कि एथिकल पहलू है कि हम की हत्या वैसे ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब राजा महाराजा जो उन्होंने किया, तो अब वापस जा करके उनको क्या कर सकते हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति, अब आपने ये उठाया कि चोरी छुपी करते हैं, अब चोरी तो चोरी है, बिल्कुल। अब चोरी छुपी जो लोग करते हैं उन पर जो कानून का प्रावधान है वो लगना चाहिए उनको, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। अब जैसे कई फिल्म एक्टर हैं, उन पर तो अभी भी केसेस चल ही रहे हैं। बिल्कुल मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा था कि प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया को काम करना चाहिए विदाउट फेयर और फेवर। दूसरा, आपने जो बड़ी बात करी है, तो हमको लर्न नहीं करना है, हमको शायद रीलर्न करना है कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा जो एनिमल्स के साथ एक तालमेल था, और एनिमल्स के साथ जो हमारा वर्ताव था, बिल्कुल वो कैसा था। बिल्कुल। तो आप हमारी पुरानी कथाओं में जाइए, पुरानी, तो आपको वो नहीं मिलेंगे उठा करके उन्होंने आग लगा दी शेर को, चीते को, उसको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये बहुत बाद की बात है। तो इसलिए जो है हमको बच्चों को वो लिटरेचर अब दिखाना चाहिए, वो लिटरेचर पढ़ाना चाहिए जिसमें मनोज दास जैसे वो करते हैं कि वो समझते हैं कि अरे हाय मैंने चीते को, ये शेर को मारा। तो बहुत ही मतलब एक ऐसी स्टोरीज हैं, पुरानी भी नई भी, कुछ नए लेखक हैं जो ह्यूमंस का वन्यजीवी। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, एक चीज मुझे लगता है कि मैं भी जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि जो प्रजाति विलुप्त हो जाती है, उसके विलुप्त होने का क्या हमारे पे कोई असर पड़ता है, मानव जीवन पे कोई असर है, सीधा असर? बिल्कुल पड़ता है। देखिए ये एक जब मनुष्य आया, मनुष्य तो सबसे बाद में आया, बिल्कुल, मनुष्य के आने से पहले ये पूरी की पूरी जो सृष्टि की रचना थी वो करोड़ों अरबों साल से चल रही थी। मनुष्य जब बाद में आया तो उसने देखा कि वाह बहुत ही सुंदर रचना है, जिसने भी रचना करी। हम तो समझते हैं कि एवोल्यूशन से रचना हुई है, वो अलग डिबेट है, उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर इसका ये नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे एक कड़ी है, पूरी की पूरी एवोल्यूशन एक कड़ी है, कड़ी का मतलब इसमें चेन है, बिल्कुल चेन सिस्टम है, एक कड़ी दूसरी कड़ी, तो सब चीज मिली हुई है। तो अगर आप उसका एक कहीं पर भी एक कड़ी तोड़ देंगे करते हैं, बिल्कुल चेन टूट जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो
लेकिन हमको पता नहीं चलता। अब कोई विलुप्त हो गया, हमको पता नहीं चला उसने क्या हुआ, लेकिन उसके बदले में दुष्परिणाम, बिल्कुल उसके दुष्परिणाम हमें तुरंत पता नहीं चलते। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल अभी जो टेम्परेचर, जो ये तापमान जो बढ़ रहा है हमारा, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं या जो ओजोन में जो छेद हो रहा है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं चेन में? इसकी एक वजह, चाहे छोटी सी ही हो, एक वजह ये भी है, चाहे हम केवल अभी जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं। जी जी, जहाँ पर पहले शेर रहते थे, चीते रहते थे या ऐसे रहते थे, तो आप जंगल नहीं काटते थे, बिल्कुल। हाँ, नहीं काटते थे, ठीक है। अब आप जब चीता ही नहीं रहा, सब कुछ नहीं हुआ, तो किसी को डर नहीं है, तो सब जगह जो है आपने जंगल साफ कर दिए, तो उससे फिर अब तापमान भी बढ़ेगा और सब। तो मुझे माफ करिए, मेरा बिल्कुल मुझे पता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और गिरीश जी हमारे साथ, गिरीश जी के साथ मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा। गिरीश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि दो चीज़ें अभी जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे, मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा कि चीज़ें जो है बदल रही है और बदलने में हम जिम्मेदार हैं और उसका दुष्परिणाम भी हम झेल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता सीधे तौर पे। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि क्या इंसानों की बढ़ती आबादी जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए खतरनाक है? क्या इंसान जिस तरीके से अपनी आबादी बढ़ा रहा है और जानवर या जीव जंतुओं के घर में इनक्रोच कर रहा है, मैं तो कहूँगा इंक्रोचमेंट ही है ये। आप जंगल को काट करके घर बनाते हैं, जंगल को काट करके आप खेती करना शुरू कर देते हैं, आप वहाँ पर इंडस्ट्री लगा देते हैं, कहते हैं कि ये विकास हो रहा है, लेकिन इस विकास की कीमत हम किस तरीके से चुका रहे हैं ये लोगों को पता नहीं चल रहा है। क्या आपको लगता है कि इंसानों की बढ़ती आबादी इसके लिए एक मुख्य वजह है? गिरीश, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। प्रोफेसर साहब भी बिल्कुल ही सही बोल रहे थे कि सारे जंतु विश्व में एक दूसरे से जुड़े हुए, एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। अगर एक स्पीसीज, एक कोई भी जीव जंतु उस कड़ी से हटा दिया जाए, उस श्रृंखला से हटा दिया जाए, तो डेफिनेटली वो श्रृंखला वीक होता जाता है। तो इसी प्रकार जब भी कोई जीव जंतु विलुप्त होता है, फॉर एग्जाम्पल भारतीय चीता विलुप्त हो गया था, तो डेफिनेटली उसका असर होता है, मगर वो तुरंत नहीं दिखाई देता, इमीडिएटली नहीं दिखाई देता है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देता है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, ये हमारा आपकी या केवल वन विभाग का या एक विभाग का जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। अगर एक स्पीसीज को हमको कोएग्जिस्टेंस की तरफ एक्सेप्ट करके उसको बचाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए आप देख ही रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज वहाँ पे जब रिलीज करने गए थे, उसके बाद में वहाँ की जो आसपास की जनता थी, जो जन सहभागिता से जो SHGs बना हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनके साथ भी बातचीत किया गया, वहाँ जाकर के उन सबके साथ संवाद किया गया। तो डेफिनेटली ये देखिए, ये जो जिस जगह पे चीता को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको भारत की इथियोपिया माना जाता है। वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और ये बहुत अच्छा एक सुविधा भी देगा टूरिज्म बढ़ाने के लिए भी, और साथ ही एक बहुत ही बड़ा श्रेय जाता भारत को कि एक विलुप्त हुए स्पीशीज को वापस लाने का प्रयास किया गया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर समाज में सभी लोगों का एक कर्तव्य बनता है, हम सब लोग एकजुट होकर के हमारे पास जो जीव जंतु है, ये जो राष्ट्र की धरोहर है, उनको बचाने का सभी लोग मिलकर के प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। मेरा एक सवाल था, मैं चाहूँगा जो उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि वजह क्या मानते हैं? क्या बढ़ती आबादी को आप मानते हैं कि हम इंसान जंगलों में इंक्रोच कर रहा है और उसकी वजह से जो नेचुरल हैबिटेट जो जीव जंतुओं का है वो बिखर रहा है, उससे वो अलग हो रहे हैं और उनके इंस्टिंक्ट में वो अगर बस्ती में आ जाते हैं तो लोग शिकायत करने आते हैं कि भाई जंगली जानवर हमारी बस्ती में आ गया है, उसे या तो कैद करो या तो मार दो। तो जो इंस्टिंक्ट हो रही है, जो जीव जंतु मारे जा रहे हैं, उसकी एक वजह इंसान खुद जंगल में जाकर के घर बना रहा है, उसे कोई नहीं रोकता, लेकिन वही जंगल में बने इंसान के घर में जब जानवर घुस आते हैं तो उन्हें शिकायत होती है, उन्हें मार दिया जाता है। गिरीश जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आप देखिएगा हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखे जाए थे, मतलब ज्यादा समय नहीं, अगर आप केवल आजादी के समय का ये देखे, तो हम जिस घड़ी पे आप खड़े हैं, जिस घड़ी पे हम लोग खड़े हैं, उसका केवल 20% है। तो आज हम लोग 1 करोड़ इतना ज्यादा आबादी में हम लोग बढ़ चुके हैं। तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो वन्यजीवों के ऊपर होता ही है।
और अगर चीता को देखा जाए तो फिर एक्सपर्ट ओपिनियन ये भी है कि चीता का जो हैबिटेट था, मेनली ग्रासलैंड, और वो सारे धीरे धीरे नष्ट होते चले गए, वो भी एक रीजन माना जाता है कि चीता को भारत से एक्सटिंक्ट होने का। बहरहाल अभी सारे इन चीजों का ध्यान में रखा गया है, पूरा स्टडी किया गया है, बहुत ही एक्सपर्ट टीम इसमें लगे हुए हैं और विश्व स्तर की जो चीता एक्सपर्ट्स है उन सब लोगों का सहयोग से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो हम पूरा विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि चीता विल रिटर्न बैक टू इंडिया, तो चीता वापस हिंदुस्तान आएगा। बिल्कुल, तो चीता विल रिटर्न बैक इंडिया, और हम सबको विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट को सफलता मिलेगी और चीता जो कि भारत से विलुप्त हो चुकी थी वो चीता फिर से, हालांकि 8 चीते जो आ चुके हैं, लेकिन इनकी आबादी बढ़ेगी और फिर से वो उसी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जैसा कि आज़ादी की पहले उनकी स्थिति थी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए गिरीश जी आपका और प्रोफेसर मानव पंडित जी जो कि अभी नहीं है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े और हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है साझा किया। मुझे लगता है जो दर्शक इसे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उन्हें भी ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी उन्हें नई जानने को मिलेगी। लेकिन चीते की बात आज हो रही है, लेकिन ऐसी 81 प्रजातियां ऐसी है जो विलुप्ति के कगार पे है और अगर उन्हें विलुप्त होने से बचाना है तो इसमें आपको और हमको मिल करके काम करना होगा। हमें और आपको सबको ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि इस धरती पे जितना अधिकार जीने का, रहने का, सांस लेने का हमारा है, उतना ही ज़्यादा अधिकार, और क्या या यूँ कहें कि उससे ज़्यादा अधिकार जो है उन जीव जंतुओं का है जो हमसे पहले इस धरती पर आए थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।